फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम CS 301 डेटा स्ट्रक्चर की मिड टर्म की तैयारी करेंगे। जिनका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है वो ये बात गौर से सुन लें कि आपने 1 से लेके 22 तक जो है अपने फाइनल टर्म के लिए प्रिपेयर करना है। आपका फाइनल टर्म कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी शायद आपके इसमें बाय मिस्टेक जो है वो प्रैक्टिकल की भी इन्होंने दी हुई थी। आप एक दो बार पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल इशू सॉल्व हो जाएगा, वरना अगर प्रैक्टिकल का पेपर होता है तब आपने यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मेक श्योर कि आपने हैंडआउट्स को इससे पहले ज़रूर पढ़ा हुआ हो, ठीक है। अच्छा जी, देखें करना क्या है, आपने करना ये है कि हम इसमें जो है वो 2 फाइल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ पेपर्स में आपको मास की फाइल से करवाऊंगा और कुछ पेपर में आपको जो दूसरे हैं उनकी फाइल से हम करेंगे, ठीक है। मेक श्योर हर कॉन्सेप्ट को ज़रा गौर से सुनिएगा और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को ज़रा डिटेल से करवाता चला जाऊँ। तो मेक श्योर हर कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ क्यू एंड व्हेन द डी क्यू ऑपरेशन डिपेंड ऑन फीफो स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द प्योर डी क्यू। देखें इसमें क्या बात कह रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्यू होता क्या है। तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जब हम प्योरिटी क्यू, मैंने आपको कुछ इसकी इसमें जब हम लेक्चर्स कर रहे थे मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दी थी। आप फर्ज कीजिए कि मैं गया हूं एक बैंक के अंदर और कोई वजीर आजम साहब जो है वो बैंक में आ गए हैं, तो क्या होगा, मुझे छोड़कर बैंक तमाम तर कस्टमर्स को छोड़ के वजीर आजम को ज्यादा अहमियत देगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। इसे हम कहते हैं प्योरिटी या प्योरिटी, ठीक है। तो फीफो के अंदर क्या होता है, क्यू के अंदर क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट है कि जो आप कहते हैं ना ये काम पहले हो, वैसे ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लेकिन आप कहते हैं ना भाई नहीं ये वाला काम आपने पहले करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम प्योरिटी क्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि क्यू के अंदर जब डी क्यू ऑपरेशन, यानी कि डी क्यू ऑपरेशन जो है वो डिपेंड नहीं करता फीफो पे, यानी कि जब आप प्योरिटी देते हैं ना तो वो क्या फीफो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा, ये बात गलत है, यानी वो नहीं करेगा। तो क्या ये बात ठीक है, तो ये बात ठीक है क्योंकि वो प्योरिटी दे रहा है ना। अब मैं अगर पहले भी जाके खड़ा हूँ ना, मुझसे पहले वजीर आजम का काम ही किया जाएगा, मुझे प्योरिटी नहीं दी जाएगी बल्कि उस बंदे को प्योरिटी दी जाएगी जिसकी इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा है। तो ये प्योरिटी क्यू है, तो ये बात ट्रू है। तो आपका पेपर में क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा, तो खैर आपकी चॉइस भी आएगी। तो चॉइस में अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द, और आता भी है कि व्हाट इज द फीफो डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात शुरू में ही डिक्लेयर कर दूं स्टूडेंट्स कि इसका सब्जेक्टिव पार्ट आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो रेगुलर क्लास मुझसे भी लाइव अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट का आपको मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो बाकी जो यूट्यूब पे इसको सुन रहे होंगे उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल होगा, और मे भी आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगा। तो देखिए फीफो, ये भी आता होता है क्वेश्चन के डिफाइन फीफो डेटा स्ट्रक्चर। तो याद रहे फीफो बेसिकली एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एल्गोरिथम के ऊपर या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे देखिए, द डेटा ऑफ प्रॉब्लम इज 2 GB एंड द हार्ड डिस्क इज 1 GB। देखिए कह रहा है कि हमारे पास जो डेटा है वो 2 GB का है और हार्ड डिस्क हमारे पास कंप्यूटर की 1 GB कैपेसिटी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इंक्रीज द हार्ड डिस्क स्पेस, कि हम डेफिनेटली हार्ड डिस्क जहाँ पे 1 GB उसको निकाल के जो है वो 4 GB कर देंगे, 8 GB कर देंगे, 12 GB कर देंगे। हार्ड डिस्क की स्पेस को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर करना जी आपने फंक्शन एक्स को। इसमें देखें डेटा टाइप है इंट, इंट एक डेटा टाइप है और एक्स इसका वेरिएबल है। इंट दोबारा डेटा टाइप है, और ये जो एंड है मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो एंड का जहाँ पे वर्ड आएगा ना वहाँ पे होता है रेफरेंस वर्ड, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा इसी वीडियो में या इसी लेक्चर में दोबारा बता देता हूँ कि जहां पर भी ये एंड का वर्ड आएगा वहां पे आपने समझ जाना है कि यहाँ पे रेफरेंस वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। रेफरेंस वर्ड का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि हमें मेमोरी का एड्रेस मिल जाता है, हमें बेसिकली रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड वैल्यू और रिटर्न वैल्यू, देखिए वो क्या कह रहा है, रेफरेंस ले रहा है वैल्यू को, उसके बाद उसको रिटर्न करवा रहा है। वो क्या कह रहा है, नाउ ए बी आर इंटीजर्स इन अ कॉलिंग फंक्शन। ए और बी क्या कर रहे हैं, कॉल करें जी फंक्शन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉल, यानी कि आपने सिंटैक्स बताना है। तो सिंटैक्स ये वाला होगा, ए इक्वल टू एक्स, पहले वेरिएबल है उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल है, यानी कि पहले आप एक्स यानी वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाकर रेफरेंस वेरिएबल और पहले एंड का साइन आएगा। और ये 12 दफा आपको बता चुका हूं कि देखिए एंड है ना, तो यहां पर भी एंड आएगा, ये स्टार नहीं आ सकता। जहां पर स्टार आएगा वहां पर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, और जहां पर एंड आएगा वहां पर रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथडोलॉजी, कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास टू द कॉल्ड फंक्शन, कि जो कॉपी होती है हमारे ऑब्जेक्ट की क्या वो पास होती है कॉल फंक्शन को। तो ये बात ट्रू है।
देखें जी, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू से कॉल करते हैं। देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 10। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, मैं कहूँगा 10 आ जाए, तो 10 के अंदर क्या, यानी कि आपने 10 को क्या असाइन किया हुआ है, x साइन किया हुआ है। तो देखिए कॉल बाय वैल्यू है, आप उसकी वैल्यू से उसके कॉल कर रहे हैं। तो इस मेथडोलॉजी में जो हमारे कॉपी होता है ना, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे फंक्शन को कॉपी कर लेता है। तो ये बात ट्रू है, दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज ऑन पेज नंबर 202 202 के ऊपर आपके पेज के ऊपर ये एविडेंस मौजूद है। उसके आगे देखें तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है जी। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के लिहाज से जो कि आपका एक शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आई रिपीटेड, ट्री डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, क्योंकि ट्री की शक्ल किस तरह होती है, इस तरह से होती है। देखिए ये लीनियर तो नहीं है। अब जिस तरह जो पहला हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी या जो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था उसकी लाइन आ रही थी ना इस तरह से लाइन के अंदर, तो ये लीनियर था। क्यू भी देखिए लीनियर है, स्टैक भी लीनियर है। देखिए स्टैक इस तरह का होता है, ये जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाया। अब दो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता लग रहा होगा कि ये वाला जो होगा ये स्टैक है, एस फॉर स्टैक, और ये वाला जो है ये क्यू भी इस तरह ही होगा और लीनियर भी इस तरह ही होगा। ठीक है, तो देखिए सब लीनियर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर देखें ना तो ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है और इसका पेरेंट नोड है। दिस मीन्स कि ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कोई लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। उसके आगे देखें तो जनाब कॉन्स्ट रेफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और मैं आपको ये याद है मुझे कि मैं आपको आखिरी तमाम तर लेक्चर्स में, आखिरी तमाम तर जो आपके लेक्चर है वो कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंट रेफरेंस के ऊपर है। तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कांस्टेंट कीवर्ड को डिक्लेयर कर लेते हैं ना तो वहां पर हमारे जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट जो नंबर होता है या जो आपने जो वैल्यू असाइन की होती है, जिस तरह आपका रोल नंबर, आपकी आईडी, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो जब आप कांस्टेंट रेफरेंस पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे व्हेन एवर, जब कभी कांस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज में होगा, देन फंक्शन चेंजेस द पैरामीटर विद इन द बॉडी। तो फंक्शन क्या होगा, चेंज करेगा पैरामीटर को अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड यू डू नॉट वांट दीज चेंजेस टू अल्टर। ये बात आपको यहाँ पे जो है वो याद करने वाली है। यू डू नॉट वांट, आप चेंज नहीं कर सकते। अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना। आप तब्दील नहीं कर सकते एक्चुअल आर्गुमेंट को, आप एक्चुअल आर्गुमेंट को तब्दील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट रेफरेंस है, कि कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट की वजह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। उसके आगे जनाब दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Here is the start of C++ क्लास डिक्लेरेशन। आपने क्लास को डिक्लेयर किया, क्लास के याद रहे दो पार्ट्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। देखें क्लास बना लिया आपने foo के नाम से। ठीक है, पब्लिक किया आपने void x, void फंक्शन है, void y और void z। देखिए क्या कह रहा है, बट आर द 3 मेजर फंक्शंस आर प्राइवेट मेंबर्स। वो कह रहा है कि विच आर दो 3 मेजर फंक्शन, इनमें से जो है ना 3 मेंबर फंक्शन जो है कैन अल्टर, हम तब्दील कर सकते हैं प्राइवेट मेंबर वेरिएबल के तौर पे फू ऑब्जेक्ट के। तो वो आपने बताने कौन कौन से। देखिए 2 ऑफ द फंक्शन कैन बी अल्टर, हम 2 फंक्शन सिर्फ जो है वो अल्टर कर सकते हैं, कैन बी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एंड दैट एक्टिविटी इज द फंक्शन, जो कि फंक्शंस के थ्रू एक्टिविटीज जो है, यानी कि जो प्राइवेट जो है वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट को आप एक्टिवेट करेंगे फंक्शंस के थ्रू। तो 2 फंक्शंस को आप इनमें से एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो 2 फंक्शन कौन से हैं, ओनली द एक्स एंड वाई कैन अल्टर, सिर्फ एक्स और वाई जो है वो अल्टर हो सकता है, यानी कि वो प्राइवेट मेंबर में जा सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा यहाँ पे ना एक और बात याद रखिएगा, इसका रेफरेंस वो कह रहे हैं कि हमने आपको प्रोवाइड नहीं किया। Z जो है वो हम यहाँ पे क्यों डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन एक मेजर है। तो Z हम यहाँ पे इसलिए क्लियर नहीं कर सकते हैं, या Z हम यहाँ पे इसलिए तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो Z है ना उसके साथ लिखा हुआ है CONST कॉन्स्ट वर्ड, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज एनी टाइप ऑफ वैल्यू। देखिए कॉन्स्टेंट आ गया, और ये कहाँ पड़ा हुआ है, पब्लिक में पड़ा हुआ है। तो पब्लिक से ये जो दूसरे हैं ये देखिए कॉन्स्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे, और ये देखें ये पहला यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वॉइड वाई, यानी कि इस फंक्शन को आपने करना है, ये इसके आगे जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई हुई है, यानी कि यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे है तो विच इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्सिव कॉल्स फंक्शन में मेक। आपने ये बताना है कि मैक्सिमम आपके पास जो रिकर्सिव कॉल फंक्शन है वो कितने हो सकते हैं। तो देयर इज नो फिक्स मैक्सिमम, यानी कि कोई मैक्सिमम हमारे पास जो है वो लिमिट नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू। उसके आगे सपोज कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और आपके फार्मूला शॉर्टेस्ट क्वेश्चन में भी आता होता है 2 नंबर का। अब 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का आ सकता है, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ देनी होगी। तो सपोज करें n एक नंबर ऑफ नोड्स हैं इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये वाला सारा कॉन्सेप्ट, ये जो आपको फार्मूला इसका ना सब्जेक्टिव का सारा पार्ट मैंने आपको एक अनदर वीडियो में बनाया हुआ है,
वो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो क्लास मेरी लाइव स्टूडेंट सुन रहे हैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। सपोज करें एन हमारे पास जो है नंबर ऑफ नोड्स हैं एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर, और मैक्सिमम जो स्टेप्स है रिक्वायर ना जी सर्च ऑपरेशंस के अंदर। तो देखिए इसकी जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, log बेस टू n+1 - 1, ये आपने बस फार्मूला याद रखना है। ये तब फार्मूला याद रखना है जब आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री मैक्सिमम स्टेप्स को रिक्वायर करेगा। ठीक है, देखें कंप्लीट बाइनरी ट्री मैक्सिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अ सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के लिए जब आपके पास मैक्सिमम स्टेप्स होंगे देन वी यूज दिस फार्मूला। मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को आपने मैक्सिमम स्टेप से याद रखना है। ठीक है जी, उसके आगे देखें तो इन अ लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन में जब हमारी जो स्टैक क्लास है उसके अंदर क्या होता है, आपने पुश किया मेंबर्स को। याद रहे स्टैक के हमने 3 जो है वो उसमें फंक्शंस पढ़े हैं। स्टैक का मतलब होता है पुश, पॉप और टॉप, यानी कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। पुश का मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। पॉप का मतलब आप वैल्यूज को रिट्राइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। और इसी के साथ जो टॉप है वो आपको बेसिकली ऑन द फर्स्ट जो मेंबर होता है या जो फर्स्ट नंबर होता है उसको शो कर रहा होता है। ये बात भी याद रखनी है कि स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा देखें क्या कह रहा है कि आप जब पुश करेंगे ना मेंबर्स को, तो क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो वो कहां पर होगा, तो वो हेड वाली साइड से पुश होगा, यानी इंसर्ट वो है हमेशा हेड वाली साइड से होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज कीजिए वी हैव अ सर्कुलर अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू क्लास। हमारे पास क्यू क्लास है एक, और उसको आपने सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी, ये भी आप ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। देखें इस तरह से, याद है आपको जब मैंने आपको बताया था कि हेड नोड जो होता है वो सर्कुलर इस तरह से, यानी कि हेड से आगे आप पीछे नहीं मूव कर सकते, लेकिन सर्कुलर में हम इस चीज़ को जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नहीं सुना तो आप लेक्चर को जरूर सुनिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। देखें क्यू के अंदर आपने क्या करना है, आपने सर्कुलर अरे के अंदर इस तरह से डेटा को इन्वॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है जी, क्यू जो है वो स्टोर कर रहा है डेटा 2 को थ्रू डेटा 11। डेटा 2 को डेटा 11 के थ्रू क्या किया जा रहा है, क्यू के अंदर स्टोर किया जा रहा है। द कैपेसिटी 42, कैपेसिटी टोटल कितनी है 42 है। आपने क्या करना है, द अरे हैज बीन डिक्लेयर्ड 42 साइज, तो अरे को डिक्लेयर करना है जी 42 के साइज के साथ। अब आपने पुश करना है मेंबर्स को, और फंक्शन प्लेस आपने बताना है कि न्यू एंट्री कहां पे जाएगी। तो याद रहे अरे हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अगर आपने यहाँ देखें आपने 11 को रिमूव करना है ना, तो 11 कहाँ पड़ा होगा, डेटा 12 में, यानी कि ये डेटा का नंबर बता रहा है, ये आपको अरे बता रहा है। नंबर तो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन आपकी जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से लेके 12 तक अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर ऑफ अरेज 11 चाहिए। तो 11 इसने आपको डेटा साइज बता दिया। और ये बात भी याद रखनी, जहाँ पर इस तरह लार्ज ब्रैकेट यूज होती हैं वहाँ पर हम डेटा साइज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अरे का साइज वहाँ पे हमें बताया जा रहा है। सॉरी मैं बाय मिस्टेक डेटा साइज कह गया हूँ, अरे का साइज मैंने आपको कहना था। तो अरे का साइज वहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। ओके जी, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है ए बी प्लस और सी मल्टीप्लाई, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। प्री फिक्स भी आपसे पूछा जाता है, मैं आपको वो भी बता दूं, प्लस ए बी और मल्टीप्लाई बाय सी। यहां पे देखें, यहां मल्टीप्लाई ये सॉरी यहीं पे आएगा, इसको भी अगर आप रिमूव कर दें, ये दूसरे केसेस में होता है। देखें ये सारे ऑपरेटर पहले हैं और ऑपरेंड्स, ये ए बी सी इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ऑपरेंड्स बाद में हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हमारे पास प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इनफिक्स जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है ए प्लस बी, तो ये इनफिक्स का कॉन्सेप्ट है। तीनों कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। उसके आगे जनाब, डेट इज द बाइनरी ट्री विच वेयर एवरी नोड हैज अ वैल्यू, एवरी नोड लेफ्ट सब ट्री कंटेन ओनली वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू द नोड्स वैल्यू, एंड एवरी नोड राइट सब ट्री कंटेन ओनली एंड द ग्रेटर देन वैल्यू। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बाइनरी सर्च ट्री की। बाइनरी सर्च ट्री हमने पढ़ा था कि एक पेरेंट होगा, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास क्या, और इसकी लेफ्ट सब ट्री के ऊपर देखिए लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। किससे लेस देन होगी, पेरेंट नोड से, नोड वैल्यू, ये वाली इसको नोड कह रहा है। ठीक है, इसकी जो लेफ्ट वाली साइड पे वैल्यू होगी वो छोटी होगी, जैसे पेरेंट की वैल्यू है जी 9, अब इसकी लेफ्ट वाली साइड पे होगा 7, और इसकी राइट वाली साइड पे होगा, फर्ज करें कोई भी वैल्यू हो सकती है 11। तो बस ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा राइट वाली साइड पे वैल्यू बड़ी होगी और लेफ्ट वाली साइड पे हमेशा वैल्यू छोटी होगी। किससे बड़ी किससे छोटी, इस पेरेंट नोड से। ये दो आगे इसके सब चाइल्ड्स हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बस आपने बाइनरी सर्च ट्री के हवाले से याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी सब ट्री, वो आपको बता रहा है कि बाइनरी सब ट्रीज में से कौन सा जनाब। तो देखें इसमें आपने क्या करना है, अगर नोड ए, ये एक बाइनरी ट्री आपको गिवन है दिस वन, ठीक है, इस ट्री में आपको गिवन होगा पेपर में, आपको कह रहा है कि अगर बी एस टी इज डिलीटेड, यानी बाइनरी सर्च ट्री में से अगर नोड ए को डिलीट कर दिया जाए, विच टू नोड्स आर
कैंडिडेट्स टू टेक इट प्लेस, यानी कि इसकी प्लेस कौन सी जो है वो कैंडिडेट ले लेगा। देखें ए को आप रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ए को रिप्लेस करने के बाद हमने ये रूल पढ़ा था कि जो बिल्कुल लास्ट वाले नोड हैं, ए को रिप्लेस करने के बाद जो लास्टर नोड होते हैं ना, दिस वन, ये वाले, इनकी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं, यानी कि इसका कनेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर एल और एम जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट रूल। अच्छा जी, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 16। एंड वी एक्सेस एलिमेंट्स इन एवीएल ट्री, हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को ट्री के अंदर। वही बात, ट्री एक नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर वे में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लीनियर में नहीं कह सकते। अगर स्टैक कहता, अगर क्यू कहता, अगर लीनियर कहता, तब आप जो है इसको लीनियर वे में कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो बताया जा रहा है जी एवीएल ट्री के बारे में, तो दिस मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी नॉन लीनियर वे। एवीएल ट्री वही काम कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एवीएल ट्री भी और ट्री भी, यानी ट्री जो भी है वो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट पास पेपर, दूसरा पास पेपर स्टार्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपने बताना जी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए हम बारी बारी हर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ताकि हमें हर स्टेटमेंट का आइडिया और हमें पता लगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू भी है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो नेसेसरी है टू बी कंटिन्यूस, यानी कि देखें लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स है क्या वो ज़रूरी है कि वो कंटिन्यू चलें, तो ये बात गलत है। बाकी को चेक करें तो लिंक लिस्ट में एलिमेंट जो लोकेट होते हैं एट फार पोजीशन इन द मेमोरी, दूर दूर, ये बात ठीक है क्योंकि हमारे पास लिंक होती है ना, यानी लिस्ट होती है इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये डब्बा है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा, इस तरह जो हमने प्रीवियस देखा था। आगे देखें तो लिंक लिस्ट ईच एलिमेंट हैज़ टू द नेक्स्ट नोड, डेफिनेटली हर एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट नोड के ऊपर वैल्यू को कंसिस्ट करेगा, यानी कि हमारे पास जो है ना लिंक लिस्ट, इसमें अगला नोड भी अवेलेबल होगा। इसी तरह से हमारे जो एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूसली चल भी रहे होंगे। तो ये तीनों वाली नीचे वाली बातें ट्रू हैं, लेकिन जो ऊपर नजर आई ना आपको ब्लू के अंदर, ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो जो है वो कंटिन्यू हो सकता है वो एट द सर्टेन पॉइंट जाके रुक भी जाएँ। जैसे देखें इसकी एग्जाम्पल इस तरह समझ लें, ये लिंक लिस्ट है, यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ मैंने रखी हुई हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से। चलिए मैं इसको अगर आपको बना के दिखाऊँ तो देखो ये लिंक लिस्ट है ना, तो पहली वाली आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यू चलता जाएगा, ये ज़रूरी है। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, 1 6 8, बस 8 पे मेरी वैल्यू ख़त्म होगी, आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि नहीं भी ये ज़रूरी है कि चलता जाएगा, तो ये कंटिन्यू ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, ईच ऑपरेटर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, मैंने आपको बता दिया पोस्ट फिक्स, जिससे मैंने आपको बताया था ए बी प्लस, यानी ऑपरेंड कौन होते हैं ए बी, और ऑपरेटर कौन होता है प्लस होता है। रेफरेंस एक्सप्रेशन रेफर टू द प्रीवियस 2 ऑपरेंड, क्योंकि 2 ऑपरेंड होंगे ना, क्योंकि प्लस है ना, अब प्लस ये बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि 2 ऑपरेंड का होना जरूरी है। जिस तरह देखें ए प्लस बी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ए प्लस, ये तो गलत बात है ना। क्या ए प्लस क्या कर रहा है, ये कुछ भी हमें आंसर नहीं देगा, ये हमें जवाब देगा। तो यहाँ पे 2 इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि 2 ऑपरेंड का होना जरूरी है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का मतलब है कि ए बी प्लस, ठीक है, ये ए प्लस अकेला है तो ये हमें नथिंग कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ए बी प्लस होगा तो ये हमें रिप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज को स्टोर करने की एबिलिटी होगी। नेक्स्ट पे आए तो क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिंग मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। आपने बताना जी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम ओरिजिनल वैल्यू को आर्गुमेंट के थ्रू कॉलिंग फंक्शन के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो वो कॉल बाय पासिंग द आर्गुमेंट है, आप आर्गुमेंट के जरिए तमाम वर्किंग कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, ये समझाने वाला नहीं है, इसको आपने एज इट इज याद रखना है। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको याद रखने वाली है। ओके जनाब, एवीएल हमारे पास ट्री है, इन एन एवीएल ट्री, एवीएल ट्री में क्या होता है, ऑल द नोड्स, तमाम तर नोड, क्योंकि हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तमाम तर नोड्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल करेंगे रिक्वायरमेंट्स को। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी, मैंने आपको ये जो है वो 20 और 21 में लेक्चर में पढ़ाया था। देखें 0 1 और -1, ये अगर आपने लेक्चर्स नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा, लिंक आपको, ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जनाब 0 जो है ना, या तो एवीएल ट्री में डिफरेंस होना चाहिए 0 का या 1 का या -1 का, ये 3 डिफरेंस होने चाहिए। अगर तो आपका एवीएल ट्री इसी डिफरेंस के साथ कंटिन्यूसली चलता जा रहा है तो वो एवीएल ट्री है, अदरवाइज वो एवीएल ट्री नहीं है। तो देखें ऑल द नोड्स, नोड्स हम कहते हैं नंबर्स को, वैल्यूज को, तमाम द नोड्स को फुलफिल करना जी एवीएल ट्री को, तो ये बात एवीएल ट्री के लिहाज से ट्रू है। दिस वन इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। उसके आगे आप चेकआउट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सपोज करने के क्लास नोड है जी आपके पास जो कि लिंक लिस्ट के थ्रू कर रही है, और इसमें क्या करना है आपने नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, करंट नोड इक्वल टू करंट नोड,
उसके आगे एरो है और नेक्स्ट नोड, यानी कि करंट नोड से नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाओ। तो ये सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। अ क्यू, जो क्यू है वेयर द डी क्यू पोजीशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हमारा ये था, ये एक फीफो स्ट्रक्चर है तो ये तब काम नहीं करेगा जब आपकी प्योरिटी आ जाएगी, तो ये ट्रू बात है। उसके आगे देखें तो विच वन इज अ सेल्फ रेफरेंस डेटा टाइप, आपने बताना है कि सेल्फ जो रेफरेंशियल डेटा टाइप है वो कौन सी है, तो वो जो है वो स्टैक भी है, क्यू भी है और लिंक लिस्ट भी है। सिंपल सा काम है, ऑल ऑफ द गिवन या ऑल ऑफ द दीज ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 8, ईच नोड इज डबल लिंक लिस्ट, हर नोड जो है डबल लिंक लिस्ट में उसके 2 पॉइंटर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप इस तरह समझ लें कि डबल है ना, इसमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये इसका प्रीवियस है, ये करंट है और ये नेक्स्ट है। P फॉर प्रीवियस, C फॉर करंट, N फॉर नेक्स्ट। तो देखें डबल लिंक लिस्ट में एक बैकवर्ड भी जा सकते हैं आप, एक फॉरवर्ड भी जा सकते हैं आप। तो कितने आपके पास पॉइंटर्स आ गए, 2 पॉइंटर्स आ गए डबल लिंक लिस्ट में। इसमें रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इस तरह इसमें भी 2 ही वैल्यू है, एक रोज और एक कॉलम की। मेक श्योर इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास जनाब, आई हैव इम्प्लीमेंटेड द क्यू विद द लिंक लिस्ट, आपके पास एक इम्प्लीमेंट क्यू है जिसमें आप लिंक लिस्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने 4 पॉइंटर्स को रियर पॉइंटर के ऊपर, यानी कि आपके पास जो है वो एक फ्रंट पॉइंटर, सॉरी 4 क्या गया हूँ, फ्रंट पॉइंटर एंड द रियर पॉइंटर आपने कीप रखना है, पकड़ना है आपने फ्रंट पॉइंटर को और कीप बैक को। जो दीज पॉइंटर विल बी चेंज, जब आप अपने पॉइंटर्स को चेंज करेंगे ना, यानी कि जब आप इसको पॉइंटर्स को एम्प्टी कर देंगे तो आपका कौन सा चेंज है, यानी कहाँ पर चेंज आएगा, तो वो रियर के ऊपर आएगा। रियर के ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, क्यू के मुताबिक चलना है, यानी क्यू एक फीफो स्ट्रक्चर है ना। देखिए ये लाइन है मेरे पास, तो वो कह रहा है कि इसको खाली करो। गुजरने का तरीका क्या होता है लाइन में, यहां से बाहर आओ, ये वाला बंदा पहला खड़ा हुआ है, दूसरा खड़ा हुआ है, तीसरा खड़ा हुआ है, चौथा खड़ा हुआ है। ये पहले का काम हो गया, ये पहले बाहर आएगा, फिर दूसरे का ये पहले आएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे का। तो देखिए ये इस तरह है ना। तो कहां से चेंज आ रहा है, रियर वाली साइड से चेंज आ रहा है। रियर वाली साइड से मतलब क्या है कि यहां से हमारे पास जो फ्रंट वाली साइड है, यहां से हमारे पास ओवरऑल लोग खुद बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू देखें कि आप इंसर्ट करते हैं MTQ। अब आपने अगर इंसर्ट करना है वैल्यू को, यानी कि अब आपने वैल्यू को किसी भी नोड को ऐड करना है, तब आप कहां से ऐड करेंगे, रियर वाली। देखें फ्रंट से लोग बाहर निकल रहे हैं और पीछे से लोग आते जा रहे हैं। देखें तो ये आपके पास रियर वाली साइड से चेंजेस जो है वो आ रही हैं। तो ये काम 2 तरह से आपसे MCQs पूछते हैं, तो 2 तरह से आपने याद रखनी है। एक और ट्री है आपके पास जनाब, ये वाला देखें, इसमें जो पहला नोड है ना, इसको हम कहते हैं पेरेंट नोड। इसके 2 चाइल्ड हैं 2 और 11। आगे 2 के 2 चाइल्ड है 1 और 3, 10 और 30। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि देखें 14 है ना, तो 14 से 11 जो है ये बड़ा है और 3, यानी कि ये बेसिकली जो है वो 2 आपको बता रहा है कि 2 और 11। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, तो 2 छोटा है, ये लेफ्ट पे चला गया, 11 बड़ा है तो ये राइट पर आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी नोड्स विल हैव एट लीस्ट 1 सिबलिंग। आपने बताना कि कितने सिबलिंग है, तो ये 6 हैं। कैसे 6 आगे देखें, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और 6 कैसे आए देखें। 14 का आगे 2 और 11 था, फिर 2 से आगे 1 और 3 था, फिर 10 और 30 था, फिर 7 और 40 था। अब आप इसको सिबलिंग हम कहते हैं बहन भाई को। आप एटलीस्ट वो कह रहा है कि एक जो है ना वो बताइए, तो एक आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि आप इस टोटल काउंट करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब 6 कैसे आएगा देखेंगे, एक एलिमेंट होते हैं जो कि शेयर करते हैं सेम पेरेंट को विद एन अदर एलिमेंट, यानी कि एन अदर एलिमेंट से जो सेम पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिबलिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनका पेरेंट सेम होता है। ठीक है, तो जो पेरेंट जिनका सेम होगा वो आपके पास बहन भाई होंगे, क्योंकि सारी बात है बहन भाइयों का पेरेंट सेम होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जिनके पेरेंट सेम होंगे वो कॉन्सेप्ट आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास। देखें मैं अगर आपको यहाँ से चलें गिना भी दूँ अगर, तो मतलब यहाँ से मैं हाईलाइट कर दूँ, देखो ये 2 बहन भाई है ना, इसका पेरेंट 1 है तो ये 2 आ गए। फिर ये 2 बहन भाई हैं, इसका पेरेंट भी देखें 1 है, ये भी 2 आ गए। ये 2 बहन भाई हैं, इसका भी 1 है, देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखो ये 10 का 7 है और 30, इनके पेरेंट चेंज है। तो टोटल कितने आपके पास, ये इसको काउंट करें तो टोटल आपके पास 6 आ गए। तो 6 इसका राइट ऑप्शन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, 6 इज द राइट ऑप्शन हियर। द नोड्स विद नो सक्सेसर, ऐसे नोड जिनके कोई सक्सेसर नहीं होते हैं वो लीफ नोड्स कहलाते हैं। और ये बात भी याद है, लीफ नोड को डिलीट करना सबसे ज्यादा आसान काम है। देखें इसी ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें लीफ नोड कौन से हैं, बिल्कुल आखिर में, जिसका आगे कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है, वो लीफ नोड है। और जो पहला नोड होता है ना उसको रूट नोड कहते हैं, ROOT रूट, यानी वो जड़ होता है।
तो वो रूट नोड कहलाता है। ठीक है, एवियल ट्री जनाब नॉन लीनियर, बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन लीनियर है, और एवियल ट्री को आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ नॉन लीनियर वे में। उसके आगे 14 क्वेश्चन है हमारे पास के अ बाइनरी सर्च ट्री शुड हैव मिनिमम ऑफ 1। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर मिनिमम आपके पास 2 नोड्स होने चाहिए, क्योंकि बाइनरी है ना, बाइनरी का मतलब 2, तो बाइनरी सर्च ट्री में मिनिमम आपके पास 2 नोड्स का होना, यानी एक पेरेंट के 2 चाइल्ड का होना ज़रूरी है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, इसको फिलहाल स्किप कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पर आए तो आपके पास जनाब प्लस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये 2 ऑपरेंड के साथ काम करता है, ए प्लस बी। देखें ये जो ए है ना और बी है ये ऑपरेंड्स हैं, और ये जो प्लस है ना ये ऑपरेटर है। तो ए और बी के बगैर ये प्लस काम नहीं कर सकता। जिस तरह मैं लिखता हूँ ए प्लस, बस ये नथिंग, ये कोई वैल्यू में नहीं देगा, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब बाइनरी ऑपरेटर है, इसको आपने याद रखना है। बाकी हम चलते हैं दूसरी फाइल के ऊपर जनाब। ओके जी, दिस वन फाइल, इसको हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, ईच नोड इन सिंगल लिंक लिस्ट, हर नोड जो है सिंगल लिंक लिस्ट में वो हमें 1 पॉइंटर देगा। अभी मैंने आपको पीछे 2 जो है वो प्रीवियस फाइल में पढ़ाया था सेकंड लिंक लिस्ट का, यानी कि 2 डायमेंशनल लिंक लिस्ट। उसमें कितने थे? उसमें 2 थे, लेकिन सिंगल में कितने होंगे? सिंगल में खाली 1 होगा क्योंकि वो सिर्फ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 पॉइंटर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल आर पास्ड यूजिंग, पैरामीटर जो होते हैं फंक्शन को कॉल करने के थ्रू हम कैसे पास करते हैं? बाय यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल आर पास यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ये समझाने वाला काम नहीं है, सिंपल आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी फंक्शनैलिटी जो कि आपको परफॉर्म करके दिखाई जा रही। तो स्टैक इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। द डैश मेथड ऑफ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर रिमूव द एलिमेंट डिसाइड द करंट पोजिशन। ऐसा कौन सा मेथड है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को रिमूव कर देगा करंट पोजीशन के ऊपर, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर? ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो वो रिमूव मेथड है। ऐड मेथड का फंक्शन सुन लें। ऐड का मतलब है लिंक, जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर काम करना, यानी कि ऐड करना है वैल्यूज को। नेक्स्ट का मतलब है कि मूव करवा देना नेक्स्ट के ऊपर, हमने ये पहले इसकी बात की थी लेक्चर्स में। फाइंड का मतलब है जनाब आप फाइंड कर रहे हैं, किसी एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, और रिमूव का काम होता है किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देना, और करंट वैल्यू को रिमूव करना, करंट पोजीशन को रिमूव करना। तो करंट देखें, इसने खुद लिखा हुआ है करंट पोजीशन, तो यहाँ पे रिमूव इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। उसके आगे देखें तो इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट, इंसर्ट करना जी लिंक लिस्ट के अंदर कैन बी डन। ये कैसे डन होता है? देखें लिंक लिस्ट है ना, अभी मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट में आप कैसे आते हैं। लिंक लिस्ट इस तरह ऊपर से नीचे चलती है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अगर आपने चीज़ों को इंसर्ट करना है तो आप कहाँ पर करेंगे? आप फ्रंट, बैक और समवेयर इन द मिडल, यानी कि लिंक लिस्ट ना तो फीफो है ना लीफो है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आपके पास फर्ज करो लिस्ट है, घर में आपने मे भी लिस्ट बनाई होगी, आप ना यहाँ पे इस तरह चीज़ों को लिखते हैं, इतना स्पेस, फिर इस तरह। अब आप भूल जाते हैं कि करते करते आप आखिर में आप भूल गए, ओहो मुझे तो ये लिखना था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप कहते हैं ओहो मैं तो भूल गया, आप यहाँ पे भी छोटा सा लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे, आप नीचे लिख सकते हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं, नहीं आप एनीवेयर, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट में आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो फ्रंट, बैक एंड समवेयर इन द मिडल इज द राइट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 5, एन अरे इज अ ग्रुप ऑफ डैश मेमोरी लोकेशंस। अरे जो होती है ना, ये ग्रुप होती है किस मेमोरी लोकेशन की? तो ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, अरे हमारे पास ग्रुप होती है जनाब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस की। आई रिपीटेड, अरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे होता है फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक। स्टैक कौन से एप्लीकेशन को जो है वो यूज करता है? तो स्टैक, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि नंबर हमें ये जो है क्वेश्चन नजर आ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज अ स्टैक? तो पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, पैरेंथेसिस को बैलेंस करता है प्रोग्राम के साथ। सिंपल सा, ये समझाने वाला काम नहीं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा चूंकि ये इसकी फंक्शनैलिटी है। एवरी एवियल ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब ये। हर एवियल ट्री क्या होता है? तो हर एवियल ट्री बाइनरी सर्च ट्री है। आई रिपीटेड, एवरी एवियल ट्री। एवियल कौन होते थे? एवियल बेसिकली 2 साइंटिस्ट के नेम थे, एल्डरसन समथिंग नाम था उनका। वो 2 भाई या 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवियल ट्री में से ये डिफरेंस निकाला था 1 0 और -1 का। तो ये क्या है? हर एवियल ट्री जो है ये बाइनरी सर्च ट्री है, ये लाजिम बात है।
तो बाइनरी सर्च ट्री इज द राइट ऑप्शन। उसके आगे जनाब आपने इसको इन फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये मस्ट 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखें इन फिक्स फॉर्म में हम ये इन फिक्स फॉर्म है, सॉरी ये वाली, आपने इसको जो है वो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, यानी पोस्ट फिक्स में आपने कन्वर्ट करना है। देखिए डिमास रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने डिवाइड लिखना है, और अगर ब्रैकेट्स आएंगे तो पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आप 3-3 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ये और ये। अब देखें x है ना, x फिर y, सॉरी x y और उसके बाद a। देखें अब मल्टीप्लाई की प्योरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई आप पहले लिखेंगे, उसके आगे प्लस है, सॉरी माइनस है, x माइनस वाई, तो अब यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अच्छा आगे देखें, ओके नेक्स्ट देखें तो आगे क्या है, प्लस, यानी कि अब इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस बी और सी, यानी 2 ऑपरेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी और सी। अब आगे चेकआउट करें तो डिवाइड और प्लस, अब देखिए पहले डिवाइड आएगा ना, क्योंकि डिवाइड की प्योरिटी ज़्यादा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सर्च करें एक्स वाई और ए को, तो देखें ये एक्स वाई माइनस है, ये गलत हो गया, एक्स स्टैरिक ये भी गलत हो गया। ये चेक करें एक्स वाई ए स्टैरिक माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए प्लस, तो ये वाला आंसर है। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया कि एक्स वाई ए पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्योरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की अहमियत ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे। चौथा ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे ना तो देखो एक्स वाई ए मल्टीप्लाई ये भी ठीक था, लेकिन माइनस यहाँ से काम खराब हो गया कि बी डिवाइडेड बाय, देखो बी को डिवाइड उसने पहले करवा दिया, ये गलत है, बी सी देन डिवाइड और प्लस, क्योंकि डिवाइड की अहमियत ज्यादा है, ठीक है। नॉन रिकर्सिव सेल्स आर फास्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, नॉन रिकर्सिव सेल फास्टर होता है जी रिकर्सिव सेल से, सिंपल काम याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 है जनाब, द बैलेंस ऑफ नोड इज द रिजल्ट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, जो बैलेंस है नोड का रिजल्ट है जी हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस, ये फार्मूला है आपके पास, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। देखिए माइनस इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। तो माइनस इसका जवाब है, सिंपल फार्मूला याद रखना है आपने। सर्च करें जी एक एलिमेंट को एवियल ट्री के अंदर, और उसके आगे हमारे पास क्या होगा, ये टेक्स लेगा मैक्सिमम टाइम, यानी कि 1 पॉइंट, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा 1.44 log 2n। देखें 1.44 log 2n, जब n इज द नंबर ऑफ नोड्स इन एवियल ट्री, तो ये 1.44 log 2n इसकी जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि आपने याद रखनी है। ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने आपको पीछे करवाया था ऑलरेडी। कंप्लीट बाइनरी ट्री के अगर n नोड होंगे तो वो किसके ऊपर कंसिस्टेंट होगा, log 2। ये बेसिकली log बेस है, लेकिन आपको इसी तरह मिलेगा log, ये फार्मूला अगर आपको लिखने के लिए आता है तो log की देखिए बेस 2 है, फिर उसके बाद n+1 है और फिर -1 है, n+1 ब्रैकेट क्लोज और फिर इसके बाद -1, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे -1, ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, log 2 n+1 और -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, तो इन द पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री नोड्स प्रोसेस एट, पोस्ट ऑर्डर के अंदर, पोस्ट का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपका, जो आपने वो 3 4 6 आपने पढ़े थे ना, तो पोस्ट के अंदर क्या होता है, पोस्ट के अंदर पहले हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है, फिर राइट सब ट्री है और फिर नोड रूट है। देखिए ये आपके पास ट्री है ना, तो देखो इसमें पहले पोस्ट है, यानी कि इस ट्री को आखिर में रखना है आपने, तो पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट नोड, तो ये देखें इस तरह। अब आपसे कहते हैं ना प्री नोड, प्री का मतलब है नोड को पहले रखना है आपने, पोस्ट का मतलब इस पेरेंट नोड को बाद में, और प्री का मतलब इस पेरेंट नोड को पहले। तो प्री में पहले नोड है, यानी कि पहले आर आ जाएगा रूट, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद पहले ये, फिर लेफ्ट और फिर राइट। इसी तरह से अगर वो आप कहते हैं इन फिक्स, यानी कि दरमियान में उसको रखो, तो पहले लेफ्ट फिर रूट नोड और फिर राइट। अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा, नहीं लिए तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ओके जनाब, द 14 क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन द सिंपलेस्ट केस इन अ बाइनरी सर्च ट्री टू अ डिलीट नोड, अगर आपने किसी भी नोड को डिलीट करना है बाइनरी सर्च ट्री तो आप कैसे करेंगे, जो उसके लीफ नोड्स होंगे, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका था कि लीफ नोड से हमेशा हम नोड को सर्च को हम जो है वो अपने ट्री को डिलीट करते हैं, क्योंकि लीफ नोड से हम डिलीट जो ट्री होता है इसको डिलीट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो हम हमेशा लीफ नोड को जो है वो डिलीट करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन जनाब, इफ़ अ क्लास ए डिफाइन अ क्लास बी एज इट्स फ्रेंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी CS 304 के लिहाज से भी, अगर क्लास ए ने डिफाइन किया कि क्लास बी उसकी दोस्त है, देन क्या होगा, क्लास बी जो है वो एक्सेस कर सकती है प्राइवेट मेंबर्स को क्लास ए के। देखें इसको ना ज़रा आप इस तरह रट्टा लगा लें, जो सेकंड क्लास होगी ना
वो एक्सेस करेगी क्लास ए को, देखिए क्लास बी एक्सेस करेगी क्लास ए के मेंबर्स को। तो जो आपके पास सेकंड में लिखा होगा ना, उसने फर्स्ट वाली को एक्सेस करना होगा। सिंपल, आप इस चीज़ को इस तरह से जो है वो याद रख सकते हैं। तो जनाब ये कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे जो मैंने कोशिश की आपको बहुत हद तक कि मैं आपको तमाम तर डिटेल से जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकूं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेपर में किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, पेपर में किसी भी चीज़ को लीव नहीं करना, और मोर इम्पोर्टेंटली आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सब्जेक्टिव पार्ट आप ज़रूर सुनिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर्स अगर आपने कवर किए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कवर किए तो आप कोशिश करें मेन कॉन्सेप्ट को ज़रूर कवर अप कर लें। ठीक है जी, इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।